हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT के द्वारा ये जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 2022-23, उसके लिए ITR फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया गया है। बेसिकली असेसमेंट ईयर वैसा साल होता है जिस साल कोई भी टैक्स पेयर उसने जो पिछले साल इनकम अर्न किया है उसके ऊपर टैक्स पे करता है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर बीता है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बीता है। तो जितने सारे भी टैक्स पेयर हैं उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो भी अर्न किया होगा उसके ऊपर वो टैक्स पे कब करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। और यही क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर कहलाएगा। बेसिकली यहाँ पे CBDT के द्वारा जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 है उससे लेकर के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 5 तक को नोटिफाई किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि ये जो नोटिफाई ITR फॉर्म है उसके अंदर कौन कौन से बदलाव लाए गए हैं और ये होता क्या है, ITR 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, कौन से टैक्स पेयर को कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, इन सब के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ITR के बारे में। तो ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, ये एक प्रकार का फॉर्म होता है जो कि टैक्स पेयर के द्वारा फाइल किया जाता है। इसमें कोई भी टैक्स पेयर उसने कितना इनकम अर्न किया है उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताता है और ये बताता है कि वो कितना टैक्स देने के लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली देखिए, अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के हिसाब से उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो उनका टोटल इनकम है, क्या वो कोई कंपनी है टैक्स पेयर, क्या वो टैक्स पेयर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, क्या वो कोई इंडिविजुअल है या फिर क्या वो कोई ट्रस्ट है। तो इसके हिसाब से अलग अलग ITR फॉर्म को डिज़ाइन किया गया है। और कुल अभी अगर हम देखें तो 7 ITR फॉर्म है, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आइए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ITR 1 के बारे में। तो ITR 1 कौन फाइल करेगा? अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपका जो टोटल इनकम है साल का वो 50 लाख रुपए से कम है, तो इस केस में आप ITR 1 फाइल करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सैलरी का मतलब पेंशन भी है, तो अगर आपको पेंशन से भी इनकम आ रहा है तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इनकम का सोर्स इंटरेस्ट है, आपने बैंक में पैसा जमा किया है और उससे आपको पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप इस केस में भी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है, वहाँ से आपको पैसा आ रहा है, रेंट वगैरह, तो इस केस में भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई एग्रीकल्चर बिजनेस है और उससे आपको 5,000 रुपये तक का इनकम आ रहा है सालाना, तो आप इस केस में ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ITR 2 के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपका जो सालाना इनकम है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इस केस में आपको ITR 2 फाइल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका जो इनकम सोर्स है वो कैपिटल गेन है, इसके अलावा आपका बहुत सारी जगह पे हाउस प्रॉपर्टी है, उससे आपको पैसा आ रहा है, या फिर आपका फॉरेन में कुछ एसेट वगैरह है, कोई आपने कंपनी खोली है या फिर वहाँ से आपको पैसा आ रहा है, तो इस केस में आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपनी है जहां पे आप एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं या फिर कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस केस में आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ITR 3 के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी बिजनेसमैन और प्रोफेशनल ITR 3 को फाइल कर सकता है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें ITR 4 के बारे में, तो अब देखिए बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं जिनका इनकम का सोर्स बिजनेस या फिर प्रोफेशन होता है, लेकिन वो जो बुक ऑफ अकाउंट वगैरह को मेंटेन करने का झंझट होता है वो नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा तरीका रहे जिससे वो आसान तरीके से भारत सरकार को टैक्स पे कर सके, और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ITR 4 को लाया गया है। ITR 4 को वैसे ही इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फाइल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एक स्कीम को ऐड किया गया है, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम, और इस स्कीम के जरिए ये जो इंडिविजुअल और HUF हैं जिनका इनकम का सोर्स प्रोफेशन या फिर बिजनेस है, वो बहुत ही आसान तरीके से अपने टैक्स लिएबिलिटी को इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर मान लीजिए कि कोई बिजनेस से किसी को अर्निंग हो रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो पूरा उसका सालाना टर्नओवर है उसका वो 6% अपने इनकम के तौर पे एस्टिमेट कर लेगा और उसके ऊपर सरकार को टैक्स दे देगा। अगर उसके पास जो रिसीट है वो अगर कैश रिसीट है, तो इस केस में वो अपने टर्नओवर का 8% यहाँ पे एस्टिमेट कर लेगा और भारत सरकार को टैक्स दे देगा।
मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो इनकम सोर्स है वो प्रोफेशन है, डॉक्टर मान लीजिए, लॉयर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, तो इस केस में पूरे साल में उसके पास जो भी पेमेंट रिसीट होगा उसका वो 50% अपने इनकम के तौर पे एस्टिमेट कर लेगा और उसके ऊपर भारत सरकार को टैक्स दे देगा। तो ITR 3 के अंदर जो जो नहीं आते हैं वो ITR 4 के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वैसे कंपनी जिनका कि टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो वो सब ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं, वो ITR 3 को ही फाइल करेंगे। साथ ही में अगर किसी भी इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस या फिर प्रोफेशन से 50 लाख रुपए से ज़्यादा वो कमाते हैं तो इस केस में भी वो ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR 5 के बारे में अगर हम बात करें तो कोई लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, ई स्टेट ऑफ डिजीज्ड हो गया, ई स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट फंड, तो ये सब ITR 5 को फाइल करते हैं। ITR 6 के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी के द्वारा ITR 6 फाइल किया जाता है। कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये सब ITR 6 को फाइल करते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती हैं जो ITR 6 को फाइल नहीं करती हैं, ये बेसिकली ITR 7 को फाइल करती हैं। और ये कैसी कंपनियां होती हैं? अगर कोई चैरिटेबल या फिर रिलीजियस ट्रस्ट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, रिसर्च एसोसिएशन है, न्यूज़ एजेंसी है, तो ये सब ITR 7 को फाइल करती हैं। और ITR 7 को जो भी फाइल करता है वो ITR 6 को फाइल नहीं कर सकता है। अब मैंने आपको जितने सारे भी अलग अलग फॉर्म बताएं उसमें से जो ITR फॉर्म 1 है और जो ITR फॉर्म 4 है उसको सबसे ज़्यादा फाइल किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा। और यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ITR फॉर्म 1 को सहज का नाम दिया गया है और ITR फॉर्म 4 को सुगम का नाम दिया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ बदलाव लाए गए हैं अभी जो CBDT के द्वारा नया नियम को नोटिफाई किया गया है, तो बहुत बड़े बदलाव तो है नहीं। ITR फॉर्म के अंदर जो जैसा पहले लास्ट ईयर था बिल्कुल वैसा ही है, इसमें एक नया सेक्शन को ऐड कर दिया गया है। इसमें अब वैसे टैक्स पेयर जिनका इनकम उन्होंने किसी फॉरेन कंट्री में रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट खोला हुआ है वहाँ से आ रहा है, तो उस चीज़ को भी अब उनको मेंशन करना होगा ITR 1 फॉर्म के अंदर, ताकि जो उनका नेट सैलरी है उसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया जाए। साथ ही में यहाँ पे उनको ये भी बताना होगा कि उन्होंने जिस भी कंट्री में उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है उसको वो मेंटेन करवा रहे हैं, तो वो कंट्री जो IT एक्ट है उसके सेक्शन 89A के अंतर्गत नोटिफाई है कि नहीं है। साथ ही में अगर वो नोटिफाई होगी तो वो यहाँ पे सेक्शन 89A के तहत ही कुछ जो टैक्स रिलीफ है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो यही सब कुछ ज़रूरी बातें थी जो बतानी थी। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।